नमस्ते, हैंडफुल माइंडफुल में आपका स्वागत है। आज से मैं न्यूबॉर्न बेबी रजिस्ट्री सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ, यानी कि न्यूबॉर्न के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि क्लोथिंग से रिलेटेड क्या क्या आइटम्स आपको यूज़ में आएंगे, फीडिंग से रिलेटेड क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, डाइपरिंग से रिलेटेड क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, इस तरीके से स्लीप के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, मिसलेनियस आइटम्स की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, गियर्स, इसके साथ ही बाथिंग के लिए या बेबी प्रोडक्ट्स का जो भी रिक्वायरमेंट है बच्चों का, छोटे बच्चों का, न्यूबॉर्न्स का, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये वीडियो सीरीज़ फर्स्ट टाइम पेरेंट्स के लिए, टू बी पेरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, जहाँ पर ये समझना और डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत सारे ऑप्शंस में से कि किन चीज़ को हमें ख़रीदना चाहिए, किन चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। मेरी ऑलरेडी एक 4 साल की बेटी है, उसके बेसिस पे, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं अपने कुछ सजेशंस आपको दूंगी कि आपको किस तरीके के कपड़े ख़रीदने हैं या किस तरीके के आइटम्स ख़रीदने हैं, जिससे आपको जो वो आइटम्स हैं लंबे समय तक भी चलें, जल्दी जो है आपको चेंज ना करना पड़े और आप कंफर्टेबली उसको यूज़ भी कर पाएँ। तो आज की जो ये वीडियो है ये इस बेबी रजिस्ट्री सीरीज़ का पार्ट 1 है, जहाँ मैं बच्चों के कपड़ों से रिलेटेड आपको कुछ सजेशंस बताऊंगी कि आपको किन किन आइटम्स का रिक्वायरमेंट रहेगा और आपको किन तरीके के आइटम्स को प्रेफर करना चाहिए, ताकि आप एज अ फर्स्ट टाइम पेरेंट या टू बी पेरेंट आप कंफर्टेबली उसको बच्चे को पहना सकें, बच्चे को और आपको दोनों को ही कंफर्टेबल हो। इसके साथ ही मैं आपको एक रफ आइडिया भी दूंगी कि आपको कितना नंबर ऑफ़ आइटम्स उस पर्टिकुलर बच्चे के कपड़े का रिक्वायर्ड रहेगा। जैसे कि अगर आप ड्रेसेस खरीद रहे हैं तो कितना नंबर पर डे आपको चाहिए होगा, या फिर कितना नंबर ऑफ़ पेयर्स आपको ख़रीदना चाहिए। तो वो जस्ट एक रफ़ आइडिया मैं दूंगी, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने दिन में लॉन्ड्री करेंगे और आपको कितने पेयर जो है बच्चे के कपड़े की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आइटम जो आपको बच्चे के लिए चाहिए होगा वो होगी उसकी नैपी, यानी कि लंगोट। तो मैं तो पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि कॉटन का नैपीज़ ही यूज़ करूँ, फिर आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। तो इसमें भी आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैं आपको एक आइटम दिखाती हूँ। ये रहता है ट्रेडिशनल लंगोट, ये शायद आप लोगों ने भी देखा ही होगा अपने घरों में। इस तरीके का रहता है ये, ट्रायंगुलर शेप का। तो ये लंगोट है जो आपको बच्चे के लिए चाहिए होगा नैपी के लिए। एक और आइटम है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो आजकल मॉडर्न जो भी डाइपर्स है या क्लोथ डाइपर्स हैं या लंगोट कह लीजिए, वैसे भी आते हैं। तो इस टाइप का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये रेडीमेड मार्केट से आता है। इसमें इस तरीके की स्ट्रिंग्स रहती है, तो आप ये भी बच्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप किस तरीके का यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बिना किसी प्रिंट के, डाई के, बिल्कुल प्लेन वाइट कलर का कॉटन का जो नैपी है वो सिलेक्ट कीजिए, ताकि किसी भी तरीके के हार्मफुल केमिकल से बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम होने का चांसेस कम से कम हो। और अब अगर मैं इसकी क्वांटिटी की बात करूँ तो इसको आपको कम से कम 10 से 12 पर डे का यूज़ रहेगा। उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना रिक्वायरमेंट है, आप कितने दिन में बच्चे के कपड़े धो रहे हैं, उसके हिसाब से आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो जो दूसरा आइटम आपको बच्चे के क्लोथिंग के लिए चाहिए होगा वो होंगी न्यूबॉर्न वेस्ट, यानी कि न्यूबॉर्न बनियान। सो ये कुछ इस तरीके से रहती हैं, छोटी छोटी सी। ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कॉटन का ही जो है प्रेफर कीजिए, ताकि बच्चे की स्किन पे किसी भी तरीके का कोई रैश ना हो। साथ ही बच्चों को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती है, भले ही मौसम ठंडा हो, क्योंकि उनकी बॉडी अभी भी टेम्परेचर रेगुलेट करना नहीं सीखती है। तो जब आप कॉटन का उनको बनियान पहनाएंगे तो जो भी पसीना है वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो डायरेक्ट ड्रेसेस कभी मत पहनाइए, हमेशा बच्चे को बनियान पहनाइए। और इसकी क्वांटिटी की मैं बात करूं तो आपको दिन में कम से कम 2 से 3 तो ये चाहिए होगी। स्वेटिंग होती है उससे, इरिटेशन की वजह से बच्चों की ड्रेस दिन में एक बार तो चेंज करनी ही पड़ती है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि अगर उन्होंने टॉयलेट किया है या पॉटी की है तो उसके साथ साथ पूरे कपड़े ही ख़राब हो जाते हैं। तो उसको भी कंसिडर करते हुए मैं सजेस्ट करूँगी कि 2 से 3 आपको पर डे इसका रिक्वायरमेंट रहेगा। फिर जो थर्ड आइटम है क्लोथिंग के लिए वो रहेगा बच्चे की ड्रेसेस। अब आप सीज़न के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगर मौसम ठंडा है तो फुल स्लीव्स
या फिर हाफ स्लीव्स, जैसा भी आपके यहाँ वेदर है उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सके जो चेन वाले आइटम्स होते हैं वो अवॉइड कीजिए। वो हो सकता है आपको इनिशियली लगे कि पहनाने में ईजी हो रहा है, लेकिन बच्चे जब हाथ चलाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उनके हाथ में उस जिप से, उस चेन से जो है रगड़ लग जाती है, छिल जाती है स्किन, या फिर अगर बच्चा पैर चला रहा है तो वो ड्रेस कभी ऊपर उठ जाती है तो उसके फेस पे भी लगने का चांसेस रहता है। तो मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ बटन वाले या चटकनी वाले जो ड्रेसेस होते हैं, ताकि बच्चे को किसी भी तरीके से लगने का या स्किन रैशेज़ होने का चांस ना रहे। तो यहाँ मेरे पास कुछ ड्रेसेस हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो जैसे अगर मौसम ठंडा है तो इस तरीके के फुल स्लीव्स के जो ड्रेसेस रहते हैं, जिसमें इस तरीके से देखिए आगे बटन लगे हुए हैं, चटकनी लगी हुई है, आप इजीली इसको क्लोज कर सकते हैं और इजीली ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ जिप नहीं है तो बच्चे को लगने का चांस नहीं रहेगा। इसके साथ ही ये फुल पैंट है। तो क्योंकि अभी मेरे यहाँ थोड़ा मानसून का सीज़न है, थोड़ा मौसम ठंडा ही रहेगा, तो मेरे को मेरे बच्चे के रिक्वायरमेंट के लिए ये इस टाइप के जो फुल पैंट वाले और फुल स्लीव्स के इस तरीके से आगे ये बटन वाले चटकनी वाले जो ड्रेसेस हैं वो मैं प्रेफर कर रही हूँ। इसके अलावा एक और पैटर्न है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो यहाँ देखिए इस तरीके की भी ड्रेसेस रहती हैं जहाँ पे ये साइड से थोड़ा सा ओपन होने का ऑप्शन रहता है। मतलब गला अगर बच्चे का बड़ा भी होता है, गर्दन बड़ी भी हो जाती है, तो भी यहाँ साइड से ये देखिए ये थोड़ा जो एक एरिया दिया हुआ है, इसकी वजह से ये ड्रेस लंबे समय तक बच्चे को आप पहना सकते हैं बजाय जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करने के। तो मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि पैंट और इस तरीके के शर्ट स्टाइल के ड्रेसेस ही लीजिए, ताकि अगर बच्चे के कपड़े ख़राब भी होते हैं तो आपको फुल जो ड्रेस है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर बच्चे ने टॉयलेट किया है तो आप सिर्फ लोअर जो भी कपड़े हैं वो चेंज कर दें, आपको बार बार शर्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मुझे पर्सनली लगता है कि जैसे जो फुल ड्रेसेस होती हैं रॉम्पर्स वगैरह वाली या जिप वाली, जिसमें आपको पूरा ड्रेस ही बदलना पड़ता है, तो इस तरीके के ड्रेसेस जो होते हैं बटन वाले और जिसमें शर्ट अलग है पैंट अलग है, वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्रेफर कीजिए। ये देखिए इस तरीके की ये जो बटन वाली ड्रेसेस होती हैं, ये आपको बच्चे को पहनाने में भी इजी रहेगा, उतारने में भी इजी रहेगा। और जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा, ग्रो करेगा, सबसे ज़्यादा जो तेज़ ग्रोथ होती है वो उसके सर की ग्रोथ होती है। तो हो सकता है कि बॉडी का साइज़ सेम रहे लेकिन हेड जो है यानी सर जो है उसका साइज़ बढ़ जाए। तो इस टाइप की अगर आपकी ड्रेसेस होंगी जिसमें बटन्स हैं या साइड में थोड़ा स्पेस है या फिर आगे से चटकनी वाले हैं, तो वो आपको लंबे समय तक बच्चे के काम में आ जाएंगे। तो आप अपने यहाँ के वेदर के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फुल स्लीव्स वाले ड्रेसेस प्रेफर करने हैं या फिर हाफ स्लीव वाले। तो अगर आप श्योर नहीं हैं तो आप दोनों का मिक्स कर सकते हैं। जैसे ये इस तरीके के जो नेकर वाले रहते हैं, ये बटन वाला एक ये हो गया जिसमें हाफ पैंट है, जैसा मैंने आपको एक और दिखाया था, ये एक ये फुल स्लीव्स वाला फुल पैंट वाला हो गया। तो इस तरीके के आप मिक्स कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या प्रेफरेंस है या वेदर के हिसाब से क्या सूट करेगा। अब मैं ड्रेसेस की क्वांटिटी की बात करूं तो अगर आप पैंट और शर्ट स्टाइल के ले रहे हैं जिसमें पैंट अलग है और शर्ट अलग है, या निकर स्टाइल के ले रहे हैं, तो शर्ट आपको दिन में 2 से 3 का रिक्वायरमेंट रहेगा ही रहेगा। और जो लोअर है यानी कि जो पैंट है या नेकर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी कम से कम फिर 10 से 12 लगेंगे अगर आप बच्चे को कॉटन की नैपी में रख रहे हैं। तो नेक्स्ट आइटम आपको चाहिए होगा बच्चे के लिए कॉटन का कैप। तो इस तरीके का कॉटन का कैप आता है मार्केट में, इसको आप जो है परचेज़ कर सकते हैं। तो ये भी बच्चे को क्या है, दिन में आपको एक बार तो चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि बच्चे को काफ़ी पसीना आता है। और हमेशा डॉक्टर भी ये प्रेफर करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि बच्चे का सर हमेशा कवर करके रखना चाहिए, भले ही मौसम गर्म क्यों ना हो। तो आपको कॉटन का कैप तो चाहिए ही होगा। तो इस तरीके के जो कैप्स होते हैं बच्चों के, न्यूबॉर्न्स के, वो आपको दिन में कम से कम 2 का रिक्वायरमेंट रहेगा। इसके अलावा आपको बच्चे के मिटेंस चाहिए होंगे। मिटेंस यानी कि हाथ के दस्ताने, वो भी कॉटन के इस तरीके से रहते हैं। ये छोटे छोटे से न्यूबॉर्न्स के रहेंगे। तो इसमें भी आप देखिए यहाँ पर ये इलास्टिक रहती है, सॉफ्ट इलास्टिक रहती है। तो ये मिटेंस को यूज़ करने के 2 रीज़न होते हैं। पहला तो ये कि बच्चे को थोड़ी वार्मथ रहती है हाथों में। दूसरा ये कि बच्चे के नेल्स भी बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। न्यूबॉर्न्स भी जो होते हैं वो नेल्स के साथ ही पैदा होते हैं, तो खुद का ही गाल स्क्रैच करते हैं या कान खींचते हैं तो उससे वो खुद को इंज्योर कर सकते हैं, खुद को वो ही चोट लगा सकते हैं। तो इस तरीके के जो मिटेंस होते हैं यानी कि ग्लव्स होते हैं कॉटन के, वो उस समय बहुत हेल्पफुल रहते हैं।
तो ये भी आपको दिन के हिसाब से 1 से 2 पेयर की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके अलावा आपको चाहिए होंगे बच्चे के सॉक्स। तो न्यूबॉर्न्स के इस तरीके के छोटे छोटे से सॉक्स आते हैं, तो ये आप ख़रीद सकते हैं। तो इसका भी रीज़न होता है कि बच्चे को थोड़ा वार्मथ मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चे को पैदा होने के बाद न्यूबॉर्न्स को हमेशा फुली कवर्ड करके रखा जाता है। तो पैरों में इस तरीके के सॉक्स पहनाए जाते हैं। आप कॉटन के परचेज़ कर सकते हैं या लाइट कोई भी मटेरियल है उसके परचेज़ कर सकते हैं। ये भी आपको दिन के हिसाब से लगभग 1 से 2 पेयर का रिक्वायरमेंट। इसके अलावा अगर आपके यहाँ मौसम ठंडा है या बरसात का मौसम है तो आपको वुलेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। वुलेंस में आपको स्वेटर्स, कैप, मिटन्स, सॉक्स सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो स्वेटर्स में मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आप इस तरीके का कुछ हाफ स्वेटर अगर है न्यूबॉर्न्स का, तो वो आप दिन के हिसाब से समझिए कि 1 का रिक्वायरमेंट रहेगा वेदर के हिसाब से, या फिर इस तरीके का जो फुल स्लीव्स का रहता है वो आप पहले से अरेंज करके रख सकते हैं। इसके साथ ही ये कैप रहता है वुलन, ये कैप आप रखिए। ये वुलन सॉक्स हो गए। वुलन सॉक्स का रिक्वायरमेंट रहेगा आपको अगर वेदर ठंडा है तो। इसके साथ ही वुलन मिटन्स की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये मेरे हिसाब से बच्चों की क्लोथिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्वांटिटी भी आपको जो मैंने बताई है उतना सफिशिएंट होना चाहिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए। बाकी डिपेंड करता है कि आप कितना फ्रीक्वेंटली लॉन्ड्री कर रही हैं। और अगर आपके माइंड में ये डाउट आ रहा है कि मैंने स्वेडलिंग क्लॉथ या फिर ब्लैंकेट को इसमें इंक्लूड नहीं किया है, तो वो मैंने अलग कैटेगरीज़ में रखा है। जैसे कि बच्चे की स्लीपिंग रिक्वायरमेंट में या डाइपरिंग रिक्वायरमेंट में, उसको मैं आगे इस सीरीज़ में जब नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उसमें आपको बताऊंगी कि बच्चे की स्लीपिंग के लिए या डाइपरिंग के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी। तो ये थी इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने न्यूबॉर्न के क्लोथिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको बताया है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में, सेकेंड वीडियो में, मैं आपको बच्चे की फीडिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताऊंगी कि बच्चे को जब आप फीड कराएंगी तब आपको किन किन आइटम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और अगर आपको बच्चे के क्लोथिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको रिप्लाई करने का। तो मिलते हैं इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं बच्चे की फीडिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको बताऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।